Good morning all. Welcome to the online platform of Lucky Institute of Professional Studies. मेरे साथ आप भौतिकी के कुछ सामान्य और विशेष अवधारणाओं पे चर्चा करेंगे। उसमें से आज जिस अवधारणा पे हम बात करेंगे वो है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। In our day-to-day life, we encounter with several type of motions. रोज हम कुछ विशेष प्रकार के गतियों के साथ जीते हैं, उन्हें अनुभव करते हैं, उन्हें देखते हैं, पर भौतिकी के रूप में उसे पढ़ने की या समझने की कोशिश उसे भौतिकी के लिए एक जरूरी कॉन्सेप्ट बनाती है। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में मोशन शब्द को चुना जाए और हमें कहा जाए कि भौतिकी में इसे आप परिभाषित करके दीजिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन। तो इफ वी हैव अ पार्टिकल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी कण पे उसकी समय के साथ होने वाले परिवर्तन को अगर देखा जाए तो वही गति है। यहाँ पे समय का उसके परिवर्तित होते हुए निर्देशांकों के साथ होना जरूरी है। अगर आप केवल किसी स्थिति के परिवर्तन को देख रहे हैं तो फिर हम उससे हमारे रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको एक कण की गति को समय के साथ अध्ययन करना है। जैसे आप एक पार्टिकल को t=0 सेकंड पे जहां देखते हैं, कुछ समय बाद एट t=5 सेकंड्स अगर उस कण के निर्देशांकों में परिवर्तन है तो यह हमारे लिए गति के रूप में पढ़ा जा सकने वाला विषय है। हम इसे गति की तरह पढ़ सकते हैं। हमने कई तरीके की गतियों को देखा है और कभी हमारे सिलेबस का हिस्सा रहे हैं तो पढ़ा भी है। हम उन गतियों में से विशेष प्रकार की गतियों को उनके गति करने के तरीकों के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम टेकन बाय द मोशन, इस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और जब हम इसे वर्गीकृत या क्लासिफाई करते हैं तो वो मोशन एक विशेष प्रकार के मोशन बनने की तरफ अग्रसर हो जाता है। It tends to be a special kind of motion. उसी में एक मोशन है पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति, आवर्त गति। अगर एक कण एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है, उसे दोहराता है और it returns to its initial state after each cycle, तो इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सामान्य रूप से आप रोज जिस घड़ी में समय देख रहे हैं वो पीरियोडिक मोशन का ही एक एग्जाम्पल हो सकता है। उसकी सेकंड की सुई को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वो हर 60 सेकंड के अंतराल के बाद अपने मोशन को रिट्रेस कर रही होती है, पुनरावृत्ति कर रही होती है। और ये पीरियोडिक मोशन का एक उदाहरण है। इसी तरह से अगर हम इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन पे जाएं तो हम कहेंगे इट इज एन मोशन वेयर पार्टिकल रिपीट्स this after regular time intervals। तो ये पीरियोडिक मोशन हुआ।
कुछ और उदाहरण अगर हम इसे समझने के लिए लें तो हमारे द्वारा कभी देखा गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक वृत्ताकार पथ पर होने वाला मोशन है, जहां कण एक निश्चित समयांतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है, अपने पथ को दोहराता है। यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एक निश्चित समयांतराल के बाद कण अपने पथ को दोहरा रहा है। दूसरा जो उदाहरण है, ये आपके सीखने के क्रम में एक नया आयाम जोड़ता है। अगर आप इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखें तो आप में से कईयों के मन में यह विचार आ सकता है कि व्हाट हैपन इफ इट गेट्स स्लोज डाउन, व्हाट हैपन इफ इट गेट्स एक्सेलरेटेड। क्या होगा अगर ये थोड़ा सा धीरे हो जाए अपनी गति के दौरान, क्या होगा अगर ये थोड़ा सा तेज हो जाए अपनी गति के दौरान। तो दूसरा जो उदाहरण हमने यहाँ शामिल किया है वो आपके कॉन्सेप्ट को एनरिच करने का प्रयास करता है। मोशन ऑफ ए बाउंसिंग बॉल। अगर आप सामान्य अवधारणाओं से देखें तो आपने डे टू डे लाइफ में बॉल का जो मोशन देखा है, वो मोशन बॉल जब रिपीटेटिवली फ्लोर को हिट करती है तो उसकी जो हाइट है वो कम होती जाती है। बट इन पीरियोडिक मोशन वी वांट दैट द बॉल विल रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो उसे एक निश्चित समयांतराल के बाद एक निश्चित पथ को रिट्रेस करना होगा। दैट्स व्हाई द आर्ग्यूमेंट इज ऑन द एग्जांपल ऑफ ए बाउंसिंग बॉल दैट there is no loss of energy took place during the bounces। उछालों के क्रम में ऊर्जा की हानि, एनर्जी लॉस नहीं हो सकता। ऊर्जा की हानि आप नहीं देख सकते। अगर ऊर्जा की हानि हो रही है तो फिर आप उसे एक पीरियोडिक मोशन की तरह नहीं पढ़ पाएंगे। नाउ अगर हम इसके कुछ उदाहरण खुद से बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। कंडीशंस आर देयर। एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीटेशन जरूरी है और ऊर्जा की हानि भी नहीं होनी चाहिए। अगर इन दो कंडीशंस के साथ कोई मोशन हो रहा है तो इट्स सेड टू बी पीरियोडिक। प्लैनेट का जो मोशन है अराउंड द सन इज पीरियोडिक। अर्थ जो है वो एक चक्कर सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में, लगभग 365 दिन में पूरा कर लेती है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। इफ ए स्पेसिफिक व्हीकल्स आर bound in condition to follow a specific path and to cover a specific distance in the given time frame, तो ये गति भी आवर्ती गति का एक उदाहरण हो सकती है। जब हमने लेक्चर को शुरुआत में आपसे इंट्रोड्यूस किया था तब हमने घड़ी में सेकंड के कांटे की गति को भी बताया था कि वो गति भी एक तरीके से आवर्ती गति है। तो हमने मोशन को देखा कि इफ वी वांट टू स्टडी द चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। स्थिति में परिवर्तन जो है समय के साथ अगर देखा जा रहा है तो वो गति है। अब अगर वो गति एक निश्चित पथ पे हो रही हो और समय भी फिक्स हो जाए तब वो गति आवर्ती गति बन जाती है। बट आवर टारगेट इज टू अंडरस्टैंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लेट अस मूव टू द concept of simple harmonic motion. The concept of periodic motion will help to understand
सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति को समझने के लिए हमें आवर्ती गति का जो अवधारणा है वो मदद करती है। नाउ वी स्विच टू दी ऑसिलेटरी मोशन। हमने पीरियोडिक के कंस्ट्रेंट्स को पढ़ा, पीरियोडिक के कंडीशंस को पढ़ा, आवर्ती गति के कंडीशंस को पढ़ा। अब हम आवर्ती गति से जो ज्ञान हमें मिला है, जो नॉलेज हमें मिली, उसको यूज करते हुए नए तरीके के एक मोशन को समझने की कोशिश करते हैं, विच इज ऑसिलेटरी या दोलनी गति। दोलनी गति में जो पहले का ज्ञान है उसका होना बहुत जरूरी है। हमने कहा था कि हम ऐसे मोशंस पे बात कर रहे हैं वो अगर रिपीट हो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद तो हम उन्हें पीरियोडिक कहेंगे। तो ऑसिलेटरी में पहली कंडीशन है कि उस मोशन को पीरियोडिक होना पड़ेगा। अगर ये मोशन पीरियोडिक है और एक साथ में कोई कंडीशन भी आती है तो फिर एक नया तरीके का मोशन बनता है जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन ऐसा मोशन है, इर्द गिर्द होता हुआ मोशन। इसमें जो पार्टिकल है वो रिट्रेस तो करता है अपने पाथ को, बट as we discussed in uniform circular motion that after a regular time interval circular motion भी repeat होता है, but वो to and fro नहीं है, इर्द गिर्द गति नहीं होती है, वहां पूरा चक्र घुमा जाता है, उसके बाद वो अपनी मूल अवस्था पे वापस पहुंचता है। जबकि किसी भी मोशन को ऑसिलेटरी होने के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने पास एक इक्विलिब्रियम पोजीशन रखता हो, एक माध्य स्थिति रखता हो और उसके आसपास गति करे। किसी स्पेसिफिक पॉइंट के आसपास टू एंड फ्रो इर्द गिर्द की गई गति ही आवर्ती गति बनती है। और अगर वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ चले यानी टू एंड फ्रो रहे तो वो दोलनी बनती है। When any object moves over a point repetitively, then this type of motion of the object is oscillatory. बिंदु के पारित बार बार गति करना आवश्यक है। बिंदु के पारित बार बार गति, आपके पास दो उदाहरण है, एक सिंपल पेंडुलम का उदाहरण है और दूसरा उदाहरण है स्प्रिंग मास सिस्टम का। स्प्रिंग के साथ यदि कोई निकाय जुड़ा हो तो उस मोशन को भी हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। बट अगर आप सिंपल पेंडुलम के एग्जाम्पल को अपनी सामान्य जानकारी के साथ जोड़कर देखें तो ये पार्क में लगे झूले जैसा ही कुछ है। अगर दो मित्र पार्क में झूले के साथ खेल रहे हैं, उनमें से एक को झूले पर बिठाकर उसे पुश किया जाता है, तब ये मोशन ऐसा नहीं होगा जैसा आप इस वक्त पैनल पे देख पा रहे हैं। इट इज नॉट बाउंडेड, there is an specific thing which is loss of energy took place. धीरे धीरे वो झूले के जो आयाम है, स्विंग के जो दूरी है वो घटती रहेगी और वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ आता रहेगा। उसके दूरी का घटना और उसके वेलोसिटीज का घटना वो धीरे, आपको अनुभव होगा कि वो समय के साथ अब उतनी तेजी से नहीं चल पा रहा और वो इस तरीके से धीरे होता हुआ माध्य स्थिति पर आकर रुक जाएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन में भी वी हैव अ कंडीशन दैट
इट इज पॉसिबल दैट देयर इज एन लॉस ऑफ एनर्जी, इट इज पॉसिबल कि टू एंड फ्रो मोशन हो, बट जो दूरियां हैं, जो माध्य स्थिति से दूर हम कण को लेकर गए थे, वो पहले जैसी हमेशा नहीं है। जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि अगर हम ए से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करें तो वो टू एंड फ्रो तो है, जब तक वो रुक नहीं जाता, जब तक टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है वो, तो इट इज ऑसिलेटरी, इट इज करेक्ट एज पर द डेफिनेशन। तो ऑसिलेटरी मोशंस में ये कंडीशन नहीं है कि उसे अपनी तय की गई दूरी तक वापस जाना ही, हो सकता है वो उससे कम दूरी तक भी जाता, पर एक ही कंडीशन है कि उसे टू एंड फ्रो होना है, और इट इज देयर के वो एक निश्चित समय अंतराल को कुछ टाइम पीरियड तक फॉलो करता हूं। नाउ पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, इन दोनों का कंबाइन इंफॉर्मेशन हमारे पास है। एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होना पीरियोडिक मोशन है, और टू एंड फ्रो चलना अबाउट द मीन पोजीशन, ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन का कंडीशन। तो एक पार्टिकल अगर ये दोनों कंडीशंस के साथ है, प्लस वो एक चीज और अपने साथ रखता है, वो जो तीसरी कंडीशन है जो हमारे इस सारे कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए काम आएगी, वो है उसका आइडियल मोशन। अब ये आइडियल मोशन से मेरा क्या अभिप्राय है? आइडियल मोशन से मेरा अभिप्राय है दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी टुक प्लेस, इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने अभी पार्क में झूले का उदाहरण दिया, वो सामान्य अवधारणाओं में ऑसिलेटरी है, बट देयर इज एन लॉस ऑफ एनर्जी। बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति को पढ़ना है, तो उसे पीरियोडिक होना है, उसे टू एंड फ्रो होना है, और पीरियोडिक और टू एंड फ्रो होने के साथ साथ उसे आइडियल कंडीशंस में भी काम करना है, यानी उसके एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता। अभी के लिए हम उसे एनर्जी का लॉस कहते हैं, धीरे धीरे हम उसकी कंडीशंस को इनहैंस करेंगे। एक सामान्य स्प्रिंग मास सिस्टम जो होता है वो हमें यह समझा सकता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है। सबसे पहले हम उसे सरल आवर्त गति बनाने वाले प्रतिबंधों पे बात करते हैं। प्रतिबंध क्या है सरल आवर्त गति बनाने के लिए? दैट इफ यू पुश और पुल द मास m टुवर्ड्स राइट, अगर इसे दाईं ओर खींचा जाए तब देयर इज एन रिस्टोरेशन फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज देयर, एक प्रत्यानयन बल काम करेगा। और वो प्रत्यानयन बल इसको अपनी माध्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है। जब ये एलोंगेशन मैक्सिमम होता है मास m का, इस स्प्रिंग का जो एलोंगेशन है उसे हमने हमारी रिक्वायर्ड लेंथ तक कर रखा है, एंड देन वी रिलीज मास m, देन the force is trying to restore mass m to its initial or mean position। अगर हम इसे x इक्वल्स टू 0 कहें, और अगर ये हमारी माध्य स्थिति है, मीन पोजीशन है,
तो फोर्स विल ट्राई टू रीसेट टू इट्स इनिशियल पोजीशन, उसे वापस अपनी माध्यावस्था में लाना है। पर इस प्रयास में कि उसे माध्य अवस्था में लाना है, फोर्स की जो डायरेक्शन है, इनिशियली इफ वी शिफ्ट दिस मास m here, then force is directed towards the mean position. But what about the velocity of the particle? Velocity at this extreme is 0. कोई वेग नहीं है वहां पे, आपने उसे होल्ड किया है, नाउ यू जस्ट रिलीज और इट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो जब जस्ट टेंड्स टू मूव मीन पोजीशन है तो अभी वो वेग बढ़ना शुरू होगा, अभी वेग 0 है। जब ये अपनी माध्य स्थिति की तरफ चलता है तो वेलोसिटी जो है मास m की वो बढ़ती है और फोर्स जो है, the amount of force which is trying to restore the position of the particle to its mean position will decreases. बल का काम हो गया, बल का काम था कि वो पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाए। बल वो कोशिश करता है और जैसे जैसे वो मीन पोजीशन की तरफ बढ़ता है, बल का काम हो चुका है, बल ने अपना काम कर दिया, वो उसे मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है। बट एक दूसरी चीज भी साथ साथ हो रही है, वो क्या है? वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दैट मोशन ऑफ द मास m टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जब वेग बढ़ रहा है और एक निश्चित वेलोसिटी जब पार्टिकल के पास है, तो वी ऑल नो द लॉ ऑफ इनर्शिया। जो जड़त्व है वो यहां काम करेगा और जड़त्व के अनुसार अब जो गति है उसे तब तक नहीं कम किया जा सकता या बदला जा सकता जब तक कि कोई और फोर्स ना लग रहा। तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्सेज आर देयर, देयर इज नो एयर फ्रिक्शन इज देयर, कोई वायु से घर्षण नहीं लग रहा है, कोई घर्षण जो है वो जिस पृष्ठ पे ये स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है वहां से नहीं आ रहा है। तो फिर ये मीन पोजीशन में जाके रुके, यह संभव नहीं। तो ये पार्टिकल या मास m अपनी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करता है और नेक्स्ट क्वाड्रेंट में या नेगेटिव x डायरेक्शन में स्प्रिंग को कंप्रेस करता है और वहां वो कंप्रेशन जो है उसको भी कितना होना पड़ेगा, जितना हमने एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग को किया है। तो हमने हमारी इस सामान्य चर्चा में देखा कि जो फोर्स है, फोर्स को इस डायरेक्शन में लगना पड़ेगा जो रीस्टोरिंग फोर्स है। अब ये तो एलोंगेशन का केस था, अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड कंडीशन में है और मास m की पोजीशन यहां है, then what is the direction of force? Force is directed towards the mean position. उसको पार्टिकल को रीसेट करना है। Now the direction of force is this. If someone asks you that what is the direction of force in simple harmonic motion, that it is always directed towards the mean position. Opposite to the displacement is not correct. It is always directed towards the mean position. वो force is called as restoring force, वो जो particle
डिस्प्लेस्ड है उसको रिस्टोर करने का काम करता है। तो अगर फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रहा हो, अगर ये मोशन टू एंड फ्रो हो, अगर एक रेगुलर इंटरवल के बाद मोशन रिपीट होता हो, और क्योंकि फोर्स की इंफॉर्मेशन है हमारे पास एंड वी ऑल नो कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन जो है वो एक ही दिशा में लग रहे होंगे, तो वी हैव अ कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन आल्सो। हमारे पास त्वरण के लिए भी एक प्रतिबंध लग गया। तो फोर्स का एक प्रतिबंध कि वो हमेशा माध्य स्थिति की तरफ लग रहा हो, दूसरा प्रतिबंध कि दूरियां जितनी इसे इधर डिस्प्लेस किया गया था उतना ही उधर कंप्रेशन करके ये चला जाए, तीसरा रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता हो। ये सब चीजें मिलकर इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाती हैं। तो टाइम का प्रतिबंध हमारे पास पीरियोडिक से है, टू एंड फ्रो का प्रतिबंध हमारे पास ऑसिलेटरी से आ जाता है। इन दोनों के बाद जो तीसरे प्रतिबंध की तरह आता है वो है इसका टू एंड फ्रो होने के साथ साथ फोर्स की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स मीन पोजीशन होनी पड़ेगी, और इसकी गति को बाउंडेड होना पड़ेगा। बाउंडेड गति से मतलब कि जो दूरी इसने तय करी थी इनिशियली, हमेशा ये उस दूरी तक जाएगा। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की हानि किसी प्रकार से संभव नहीं है। हम आगे जाके जब इस कॉन्सेप्ट को और डेवलप करेंगे तो हम गणितीय रूप से मैथमेटिकली भी देखेंगे कि ऊर्जा की जो हानि है वो नहीं हो रही होती है। ऑल दी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और देन पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कुछ हो रहा होता है। तो हम अगर इन सारे प्रतिबंधों के साथ गति को देख रहे हैं तो वो सरल आवर्त गति बनती है। हम अब सरल आवर्त गति के कुछ अभिलाक्षणिकों पर बात करेंगे जो हमने अभी अभी डेवलप किए हैं। हमने जो अभिलाक्षणिक यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप किया है वो है the particle's acceleration in simple harmonic motion is directly proportional to its displacement and directed towards the mean position. हमने बल को विजुअलाइज किया था, उसे देखने की कोशिश करी थी कि बल कैसा लग रहा होगा। Why it is called as restoring force? It is directed towards the mean position and this is one of the characteristics of SHM. यह सरल आवर्त गति का एक अभिलाक्षणिक है कि अगर ऐसी चीज एक गति में देखी जा रही है, परिलक्षित हो रही है, तो फिर इसे हम सरल आवर्त गति के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ सकते हैं। दूसरा जो प्रतिबंध है, हमने कहा था कि यह गति बद्ध होगी, बाउंडेड होगी। बद्ध या बाउंडेड से हमारा मतलब था कि जितनी दूर आप द्रव्यमान m को लेकर गए हैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम में, वो समय के साथ कम नहीं होना चाहिए। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड ए दूरी पर आप लेके गए हैं और ये मोशन कुछ देरी तक कंटिन्यूसली चल रहा है, तो फिर ये जो डिस्टेंस है वो नहीं बदलती है। यह सरल आवर्त गति बनाने का एक और प्रतिबंध है। तो आपके पास मीन पोजीशन तक, मीन पोजीशन की तरफ लगने वाले एक बल का प्रतिबंध है। त्वरण का प्रतिबंध है, दैट द एक्सेलरेशन इज देयर बिकॉज वी नो F इज डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। एम्पलीट्यूड का एक प्रतिबंध है कि आयाम जो है वो भी निश्चित रहने चाहिए। और तीसरा प्रतिबंध या इस पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध रहा वो रहा कि जब हमने आवर्त काल की बात करी तो यह निश्चित दूरी तक निश्चित समय में जब जाके वापस आएगा तो हर साइकिल में उसे उतना ही समय लगने वाला है।
और अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन की हम बात करें, द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस स्टेट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ द पार्टिकल। यही आवर्त काल है। अगर हम सिर्फ आवर्त काल की तरह से देखें तो हमने ए दूरी पर हमारे कण को विस्थापित किया, ए दूरी तक हमारा कण वापस आया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ए डिस्टेंस ट्रेवल करी एंड देन इट सेट बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन बट नॉट स्टॉप्स, रुकता नहीं, पूर्व अवस्था तक वापस आता है। तो माध्य से शुरू होकर माध्य तक वापस आने में जो समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं, उसे पीरियड या टाइम पीरियड कहते हैं। और अभी जो मैंने यहां नीचे लिखा है, तो ये प्रश्न कई बार बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं, एमसीक्यूज जो होते हैं, उनमें पूछा जाता है कि इन टाइम पीरियड कितनी डिस्टेंस पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो इट इज 4 times ऑफ ए। तो हमने आज सरल आवर्त गति की सामान्य अवधारणा को विकसित किया है, डेवलप किया है, पीरियोडिक के साथ ऑसिलेटरी मोशन को बनाया एंड देन पीरियोडिक और ऑसिलेटरी की कंबाइंड नॉलेज के बाद हमने तैयार किया हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब भौतिकी में आप जब भी इस तरीके से किसी चीज को भाषागत रूप से डिस्कस कर लेते हैं, देन वी हैव अ लैंग्वेज विच इज यूनिफॉर्म टू ऑल। मैथमेटिक्स, गणित, तो अगर आप यही सब गणितीय रूप से लिख पाए तो ये भौतिकी के कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। भाषाई रूप से तो हमने चर्चा करी और ये किसी भी व्यक्ति के साथ की जा सकती, पर भौतिकी में केवल अगर आप उन चीजों को गणितीय रूप से लिख देते हैं तो वो कॉन्सेप्ट बन जाते हैं विच इज यूनिफॉर्म टू ऑल। दुनिया में उसे कहीं किसी भी कोने से कोई पढ़ रहा हो, उसे समझने के लिए आसानी रहती। तो आज हम केवल यहीं तक चर्चा करेंगे, बाकी गणितीय जो सूत्र है वो अगली ऑनलाइन सेशन में जब हम मिलेंगे तो उनको डेवलप करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।